श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है वैदिक ज्योतिष और कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष में एक तुलनात्मक दृष्टि से विचार करेंगे कि कौन कौन से तथ्य ऐसे हैं जो दोनों में समान पाए जाते हैं और कौन कौन से सिद्धांत ऐसे हैं जो दोनों में असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्योंकि हर पद्धति अपने आप में संपूर्ण नहीं होती है और हर पद्धति जातक के लिए लाभकारी होती है, व्यक्ति के लिए लाभकारी होती है। वैदिक ज्योतिष का भी महत्व है, कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष का भी महत्व है, नाड़ी ज्योतिष का भी महत्व है, हस्तरेखा विज्ञान का भी महत्व है, लाल किताब या अन्य जो भी पद्धति है, हर पद्धति का अपने अपने सिद्धांत होते हैं और वे मानव मात्र के लिए उपयोगी होती हैं। और जो विषय मानव मात्र के लिए उपयोगी है उसे नकारा नहीं जा सकता, उसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन दो पद्धतियों को एक साथ मिलाकर कभी भी नहीं देखना चाहिए। यदि हमें कृष्णमूर्ति पद्धति से विचार करना है तो हमें निर्जन भाव चरित्र का प्रयोग करना चाहिए, और यदि हमें वैदिक पद्धति से विचार करना है तो हमें श्रीपति पद्धति से जो भाव चरित्र कुंडली बनती है उस पर विचार करना चाहिए। भाव के कार्य का या भाव के कारकत्व का विचार हर पद्धति में होता है, क्योंकि भावेश अपने भाव का फल देता है, भाव में बैठने वाला ग्रह उस भाव का फल देता है, उसको देखने वाला ग्रह उस भाव का फल देता है। तो इस प्रकार से विचार कृष्णमूर्ति पद्धति में भी हैं और वैदिक पद्धति में भी हैं, और वैदिक पद्धति का ही एक विकसित सिद्धांत कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष को कहा जा सकता है। क्योंकि मान्यवर कृष्णमूर्ति जी ने जो एक नया सिद्धांत हमें प्रदान किया है उस पर हमें विचार करना चाहिए और उसको अपनाना चाहिए। कई क्षेत्रों में वह बड़ा ही सफल और सटीक प्रभाव प्रकट करती है। तो आज की इस कक्षा में इसी बात पर विचार करेंगे कि कहाँ दोनों में समानता है और कहाँ कहाँ दोनों में असमानताएं हैं। श्रद्धेय कृष्णमूर्ति जी ने अपने इन सिद्धांतों को केपी रीडर 6 भागों में लिखा है। केपी रीडर के पहले भाग में उन्होंने जन्म पत्रिका के निर्माण के सिद्धांत बताए हैं, रीडर 2 में उन्होंने ज्योतिष के सिद्धांत बताए हैं, और रीडर 3 में उन्होंने कृष्णमूर्ति पद्धति के आधार पर फलित ज्योतिष के सिद्धांत बताए हैं। रीडर 4 में विवाह, वैवाहिक जीवन और संतान के बारे में उन्होंने बताया है। रीडर 5 में गोचरीय सिद्धांत बताया गया है कि गोचर को किस तरह से कृष्णमूर्ति पद्धति में लगाकर देखा जाता है घटना के निर्धारण के लिए। और रीडर 6 में प्रश्न ज्योतिष, जो एक सबसे महत्वपूर्ण विचार है और सबसे महत्वपूर्ण और लाभदायक विचार है कृष्णमूर्ति पद्धति का, उसके बारे में बताया गया है। तो पहले हम विचार करते हैं कि दोनों पद्धतियों में क्या समानताएं हैं। दोनों पद्धतियों में भावों से संबंधित विषय लगभग समान होते हैं, कुछ अपवादों के साथ। क्योंकि दशम भाव को विचार करते हैं वैदिक पद्धति में पिता के लिए, और कुछ नवम को भी विचार करते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में नवम भाव को ही पिता का भाव माना गया है। पंचम भाव को विद्या के रूप में लेते हैं वैदिक ज्योतिष में, लेकिन चतुर्थ भाव को विचार किया जाता है कृष्णमूर्ति पद्धति में। विद्या प्राप्ति के लिए पंचम भाव को बुद्धि के लिए विचार किया जाता है। दोनों ही पद्धतियों में राशियों की जो विशेषताएं होती हैं वो समान हैं। सम राशि, विषम राशि, अग्नि तत्व राशि, पृथ्वी तत्व राशि, तो इस तरह के जो भी सिद्धांत हैं वो दोनों में समान लिए गए हैं। दृष्टि प्रभाव भी दोनों में समान लिया गया है। कहीं कहीं कुछ ज्योतिषी इसमें पाश्चात्य दृष्टियों का भी प्रयोग करते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति में, लेकिन वैदिक ज्योतिष में जिन दृष्टियों का प्रभाव देखा जाता है उनको श्रद्धेय कृष्णमूर्ति जी ने भी अपनाया है। दोनों ही पद्धतियों में विस्थापक ग्रह का बहुत महत्व है। ग्रह किसके राशि में बैठा है उसका महत्व है, लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में उसको नक्षत्र से भी जोड़ा गया है कि वह किसके नक्षत्र में बैठा है उसके आधार पर भी वह अपना फल प्रदान करेगा। मारक और बाधक ग्रह का सिद्धांत दोनों ही पद्धतियों में समान रूप से लिया गया है। बाधक और मारक ग्रह का विचार वैदिक ज्योतिष में भी किया जाता है और
कृष्णमूर्ति पद्धति में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से विचार किया जाता है, कष्टों के लिए, संकटों के लिए, रोग के लिए और मृत्यु आदि अशुभ फलों के लिए। भाग्य संयम का उपयोग वैदिक ज्योतिष में होता है, जो दिवा जन्म और रात्रि जन्म के आधार पर परिवर्तित हो जाता है। इसका विशेषतः उपयोग वर्षफल ज्योतिष में किया जाता है, वर्ष कुंडली में किया जाता है। लेकिन पार्ट ऑफ फॉर्चूना के नाम से मात्र एक ही सिद्धांत पर, इसमें अलग अलग सिद्धांत नहीं है दिवा जन्म और रात्रि जन्म के, और पार्ट ऑफ फॉर्चूना का निर्माण किया जाता है और उससे व्यक्ति के जीवन के आगामी संकेतों का विचार किया जाता है। तो यह भी दोनों में ही उपयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं कि दोनों में असमानताएं या विषमताएं क्या हैं। वैदिक ज्योतिष पद्धति में जहां राशि और राशि स्वामी का महत्व अधिक होता है, तो कृष्णमूर्ति पद्धति में नक्षत्र और नक्षत्र स्वामी अधिक महत्वपूर्ण होता है। वैदिक ज्योतिष में षड्बल का विचार किया जाता है, उच्च राशियों का नीच राशियों का विचार किया जाता है, उनके ऊपर उनका बड़ा बल देखा जाता है, विंशोपक बल देखते हैं, अष्टक वर्ग बल देखते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में ऐसा कोई विचार नहीं होता। वहाँ किसी षड्बल की गणना नहीं होती, किसी विंशोपक बल की गणना नहीं होती, किसी ग्रह को उच्च या नीच राशि का नहीं माना जाता है। वहाँ भाव प्रधान होता है, राशि पर उतना महत्व नहीं दिया जाता है। वैदिक पद्धति में भाव चलित श्रीपति पद्धति पर बनता है, जहाँ भाव का आरंभ होता है, भाव का अंत होता है और भाव का मध्य होता है। भाव मध्य प्रमुख होता है, जबकि कृष्णमूर्ति पद्धति में निर्यण भाव चरित का प्रयोग होता है, जहाँ पर भाव आरंभ जो होता है उसी का महत्व होता है। यहाँ पर कोई संधि नहीं होती है, कोई ग्रह संधिगत नहीं माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में जहाँ ग्रह संधिगत माने जाते हैं, यहाँ पर किसी ग्रह को संधि में नहीं माना जाता है। कस्प से पीछे होगा तो उसे पिछले भाव में माना जाएगा और कस्प से आगे होगा तो उसे अगले भाव में यानी कस्प वाले भाव में ही माना जाएगा। वह कितना दूर है इसका कोई विचार इसमें नहीं होता कि कस्प से उसकी दूरी क्या है। वैदिक ज्योतिष में कारक और अकारक ग्रह का महत्व होता है कि किसी लग्न विशेष के लिए कौन से ग्रह कारक हैं, कौन से अकारक हैं, शुभ हैं नैसर्गिक रूप से या अशुभ हैं नैसर्गिक रूप से, या तात्कालिक मित्रता के रूप से, या पंचधा मैत्री आदि का जो विचार किया जाता है। कृष्णमूर्ति पद्धति में ऐसा कोई विचार नहीं किया जाता। ग्रह अपने स्थान के आधार पर, अपनी स्थिति के आधार पर कारक होते हैं या अकारक होते हैं, शुभ होते हैं या अशुभ होते हैं। कार्य होने से ही उनकी शुभता और अशुभता का ज्ञान होता है। यह कृष्णमूर्ति पद्धति का विचार है। वैदिक ज्योतिष में 16 वर्ग कुंडलियाँ बनाई जाती हैं। आरुद्ध लगन का निर्माण होता है, कारकांश लगन स्वांश लगन का निर्माण होता है, इंदु लगन श्री लगन का निर्माण होता है और चंद्र लगन भी विचार किया जाता है। सुदर्शन चक्र पद्धति का भी विचार किया जाता है। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में मात्र 2 ही कुंडलियाँ होती हैं, लगन कुंडली और कस्प कुंडली, जिसे निर्यण भाव चलित कुंडली भी कहते हैं। उन्हीं दोनों कुंडलियों के ऊपर संपूर्ण फलित किया जाता है। इसके अलावा कारक और नवांश का बहुत महत्व होता है वैदिक ज्योतिष में। किसी भी भाव के फल के लिए उसके कारक का विचार बहुत महत्वपूर्ण होता है और कोई ग्रह किस नवांश में बैठा है उसके आधार पर भी उसके फलों में परिवर्तन होता है। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में नवांश का कोई विचार नहीं होता, कारक का विचार अवश्य होता है और उपनक्षत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, जो कस्प का उपनक्षत्र बनता है। वैदिक ज्योतिष में अनेकों राजयोग, पंच महापुरुष योग, धन योग, दरिद्र योग आदि का विस्तार से वर्णन किया जाता है, जबकि कृष्णमूर्ति पद्धति में ऐसे कोई विशिष्ट योगों का प्रयोग नहीं किया जाता। विवाह के संबंध में एक पुनर्भू योग का अवश्य कृष्णमूर्ति जी ने संतान भाव वाली और जो वैवाहिक विचार का जो लीडर है उसमें उन्होंने विचार प्रकट किया है, विस्तार से उसके बारे में बताया है।
वैदिक ज्योतिष में अनेकों प्रकार की दशाएं हैं, राशि आधारित दशाएं हैं, नक्षत्र आधारित दशाएं हैं, अनेक प्रकार की दशाओं का विचार किया जाता है। चर दशा, स्थिर दशा, नवांश दशा, कालचक्र दशा, विंशोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा, षोडशोत्तरी दशा, अनेकों अनेक दशाएं हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में मात्र एक विंशोत्तरी दशा का ही विचार किया जाता है, और क्योंकि विंशोत्तरी दशा के आधार पर ही नक्षत्र, उपनक्षत्र और उप नक्षत्र का विभाजन किया जाता है, यही इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय होता है। गोचर का महत्व वैदिक पद्धति में राशि से और नक्षत्र से होता है और उसमें वेद का विचार किया जाता है। लेकिन यहां पर जो कृष्णमूर्ति पद्धति है, गोचर का संबंध कार्येश से होता है और यहां किसी प्रकार के वेद का कोई विशेष विचार नहीं किया जाता है। और अंतिम जो अंतर होता है वह अयनांश का होता है। वैदिक ज्योतिष में प्रमुख रूप से चित्रापक्षीय लाहिरी अयनांश का प्रयोग किया जाता है। कुछ ज्योतिषकार अपने अपने अयनांशों का भी प्रयोग करते हैं, अयनांश भी उसमें विचार किए जाते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में कृष्णमूर्ति जी ने अपना स्वयं का अयनांश बनाया है, जो लगभग 6 कला का अंतर आता है वैदिक ज्योतिष के लाहिरी अयनांश से और कृष्णमूर्ति पद्धति के कृष्णमूर्ति अयनांश में। इसके अलावा शासक ग्रहों का सर्वाधिक महत्व कृष्णमूर्ति पद्धति में होता है, जिसका विचार वैदिक ज्योतिष में नहीं किया जाता। तो इस तरह से हम वैदिक ज्योतिष के समान पक्ष और असमान पक्षों का विचार कर सकते हैं। इसके बाद आगे विचार करेंगे पार्ट ऑफ फॉर्चूना कैसे प्रभावित करता है कुंडली को, और उपनक्षत्र का विचार कैसे किया जाता है, कैसे उसके फलादेश का विचार किया जाता है। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय पर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।